नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। 9:30 बजे का वक्त होता है जब कारोबार जगत की तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं बहुत ही सरल भाषा में। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। सिंगापुर में दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के रणनीतियों पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित 4 भारतीय मंत्री आज हो रहे हैं शामिल। गगनयान मिशन से भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल होने के लिए तैयार, बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा, अंतरिक्ष सहयोग में आगे बढ़े भारत अमेरिका। सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में साझेदारी पर जोर। टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरो फ्रांस में गिरफ्तार। क्रिमिनल कंटेंट रोकने में नाकाम होने का आरोप। मैसेजिंग ऐप पर मिली क्रिमिनल्स एक्टिविटीज को बेरोक टोक जारी रखने की परमिशन। और आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। निफ्टी 62 अंक की बढ़त के साथ 24,800 के पार। सेंसेक्स 229 अंकों की बढ़त के साथ 81,316 चल। आज जन्माष्टमी का त्यौहार, कुछ जगहों पर बैंक बंद, लेकिन बाजार आज खुले हैं। शुरुआत करते हैं आज बाजारों में हलचल के साथ। गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत कैसे हुई है आपको हम बता दें। आज जो संकेत मिले थे बहुत ही फ्लैट कारोबार के। 24,909 का स्तर 8 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी दिखाई दिया, लेकिन उसके उलट आज सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त के साथ शुरुआत हुई है कारोबार की। 229 अंक ऊपर 81,315 पर आज सेंसेक्स की ओपनिंग हुई और अब से थोड़ी देर पहले निफ्टी 62 अंकों पर 24,885 के स्तर पर नजर आया। ये तेजी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस वक्त 344 अंकों पर पीएससी का सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। हिंडाल्को करीब 1% ऊपर। बजाज फाइनेंस में आधे फीसदी की बढ़त। इन्फोसिस, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक में बढ़त है। इन्फोसिस आधे फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा एक्टिव शेयर्स में एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, रिलायंस, ओएनजीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं। डॉक्टर रेड्डीज के शेयर आज आधी फीसदी शुरुआती कारोबार में टूटे हैं। आईटीसी में भी थोड़ी सी गिरावट है। एशियन पेंट्स थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार कर रहा है। हिंदुस्तान लीवर्स और एचडीएफसी लाइफ में भी शुरुआती कारोबार में इस वक्त गिरावट दिख रही है। अगर सेक्टर्स की हम बात करें तो आईटी सेक्टर 1.15% की बढ़त के साथ इस वक्त तेजी दिखा रहा है। बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप में भी तेजी दिखाई दे रही है। एफएमसीजी में थोड़ी सी गिरावट है। एफएमसीजी को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे इंडेक्स इस वक्त फ़ायदे के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएसई हेल्थ केयर में काफ़ी सपोर्ट कारोबार, 42,110 का स्तर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 381 अंक ऊपर। ये लगातार बाजारों पे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर में दूसरे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को सिंगापुर पहुंच चुके हैं। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने चांगी एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर निर्मला सीतारमण जी का स्वागत किया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत और सिंगापुर के साथ, आपको पता है कि सीसीईए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट हो चुका है। इसको आगे बढ़ाने पर बात होगी। और आज वित्त मंत्री ने सिंगापुर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के पूर्व अध्यक्ष टी राजा कुमार के साथ मुलाकात की है। ये तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री ने भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर चर्चा और उसे अपनाने के दौरान FATF कार्रवाई के निष्पक्ष संचालन के लिए राजा कुमार की सराहना की और FATF में भारत की भूमिका के बारे में भी विचार साझा किए। आपको बताया कि वित्त मंत्री के साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये बैठक दोनों पक्षों को अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने और इसे आगे बढ़ाने पर व्यापक बनाने के लिए नए रास्तों की पहचान करने के लिए सक्षम बनाएगी। सिंगापुर भारत के लिए FDI का एक प्रमुख स्रोत रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक सिंगापुर से 2023-24 में $11.77 बिलियन का FDI इनफ्लो देखा गया। मार्च 2000 से लेकर के 2024 तक यानी 24 सालों की बात करें तो कुल मिलाकर के करीब $160 बिलियन का FDI सिंगापुर से आया है। द्विपक्षीय कारोबार में सिंगापुर 2023-24 में भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार था। इसका कुल व्यापार $35.61 बिलियन था।
ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार का तकरीबन 30% है। और आपको पता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है भारत और सिंगापुर के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आसियान, जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि आसियान में एक प्रमुख साझेदार के रूप में सिंगापुर उभरा है, ऐसे में 4 प्रमुख मंत्रियों का सिंगापुर में होना भारत और सिंगापुर के बीच जो द्विपक्षीय कारोबारी संबंध हैं उनको और मजबूती प्रदान करेगा और साथ ही साथ निवेश और व्यापार की रणनीति को बढ़ावा देने के लिए जो नए रास्ते हैं उनकी चर्चा की जाएगी। और दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीयूष गोयल ने सिंगापुर में टेमासेक होल्डिंग्स, ओमर्स और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित प्रमुख वैश्विक व्यापारिक संगठनों के साथ बातचीत की है। चर्चाओं में एसएमई क्षेत्र, डीकार्बोनाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने भविष्य के कौशल विकास और सतत शिक्षा की दिशा में इनोवेशन की क्या कुछ संभावनाएं हैं उस पर भी विचार विमर्श किया। और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट, वंडरफुल मीटिंग CEOs of various Singaporean companies over breakfast. Discussions centered around how these stakeholders having significant investment in India can grow further while contributing to the journey of achieving PM Narendra Modi's vision of Viksit Bharat by 2047. Unquote. उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता ने CECA की 10वें दौर की वार्ता के दौरान वस्तुओं, सेवाओं और डिजिटल व्यापार सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। रविवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत और बेहतर करने की प्रतिबद्धता जताई है। वार्ता 19 से 22 अगस्त के बीच सिडनी में हुई थी। बैठक के दौरान सरकारी खरीद, उत्पादन के मूल स्थान संबंधी नियम और कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की भी समीक्षा की। बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने, उससे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया CECA वार्ता का अगला दौर नवंबर में भारत में आयोजित होने की संभावना है। प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौते में 5 क्षेत्रों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के अलावा डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, उत्पादन के मूल स्थान संबंधी नियम शामिल हैं। दोनों पक्षों ने व्यापक व्यापार समझौते में प्रतिस्पर्धा की नीति, MSME, इनोवेशन, कृषि तकनीक, महत्वपूर्ण खनिज और खेल जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु वाणिज्य पर एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की अध्यक्षता की है। पृथ्वी भवन में आयोजित इस बैठक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि गगनयान मिशन से भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। यह मिशन भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के महत्व पर जोर दिया है। इकोनॉमी टुडे में अब बात करते हैं आज के फोकस की। और आज का फोकस है हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे शनिवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसे प्रभावी कर दिया गया है। 2025 से 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। आपको बताएं कि 25 सालों की अगर किसी की सरकारी सेवा होगी तो 12 महीने के जो औसत मूल वेतन है उसका 50% एश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा। सरकार अपना योगदान 14% से बढ़ा करके 18.5% करेगी, लेकिन कर्मचारियों का योगदान नहीं बढ़ाया जाएगा, वो 10% पर बरकरार है। अगर असमय मृत्यु होती है कर्मचारी की तो उसके बाद 60% की फैमिली पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। इसका भी प्रावधान किया गया। और 10 सालों की अगर न्यूनतम सेवा है तो कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। ये पेंशन की राशि से ज़्यादा भी हो सकती है। महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए DA का लाभ भी सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को मिलता रहेगा। सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि मिलेगी। 5 साल की सेवा पर 1 महीने का अतिरिक्त वेतन के बराबर ये राशि दी जाएगी। ग्रेच्युटी के अलावा ये एक मुश्त राशि मिलेगी।
एनपीएस के तहत रिटायर जो हो चुके हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा और उनको अरियर दिया जाएगा। एनपीएस और एनपीएस के साथ रिटायर होने वाले भविष्य के सभी कर्मियों को यूपीएस का विकल्प चुनने का अधिकार है। सरकार हर साल ज़रूरी योगदान की व्यवस्था करेगी, यानी भविष्य की पीढ़ी पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। हर साल बजट में इसके लिए जो ज़रूरी है उसका प्रावधान किया जाएगा। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और आगे जो पूरी दुनिया से इस पर पूरे देश से जो हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस की मांग पूरी होने के बाद देश के कई हिस्सों में केंद्रीय कर्मचारियों ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से कर्मचारी इसके लिए संघर्षरत थे, ऐसे में सरकार ने उनकी मांगें पूरी करके सराहनीय पहल की। एनडीए गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार ने जो फैसला सुनाई है यूपीएस के बारे में, इसमें ये जो यूपीएस है ये जो है अपने को क्या है 12 महीने का लास्ट पे रन में 50% जो है पेंशन के रूप में मिल रहे हैं। और ये ओपीएस से जो है फायदा जो है वो भी अभी यूपीएस में भी ऑलमोस्ट ऑल अपन अचीव हुए। इसमें जो है विधवा को भी 60% जो है पेंशन में 60% भी मिलने का संभावना है, तो इसलिए ये भी अच्छा एक ये है। बहुत ही अच्छी स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाई गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से, जिसमें 2004 के बाद जो लोग भी एनपीएस में भर्ती हुए हैं वो ये सुविधा ऑप्ट कर सकते हैं और इस सुविधा के अंतर्गत उन्हें गारंटीड पेंशन प्लस उनकी फैमिली को फैमिली पेंशन और मिनिमम जो 10 साल की सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी एक मिनिमम पेंशन का प्रावधान है। वास्तव में ये योजना काफ़ी अच्छी है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो रेल कर्मी या रेल सेवा में आए थे उनको पेंशन की अनिश्चितता बनी हुई थी कि उनके रिटायरमेंट में क्या पैसा मिलेगा, जिसको सरकार ने अब दूर कर दिया है और एक निश्चितता दे दी है कि एक सुनिश्चित आपको लास्ट पे के 50% के हिसाब से पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन प्रणाली केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। कल इसकी घोषणा कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद की गई, तो ये 1/4/2025 से लागू होगी और न्यू पेंशन सिस्टम से कई सारी इसमें नई चीज़ें ऐड की गई हैं। नए फॉर्म में ये पेंशन सिस्टम आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार इस नई पेंशन योजना पर हम चर्चा करेंगे। वैजयंत साहब होंगे, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और इकोनॉमी के एक्सपर्ट हमारे इस खास कार्यक्रम में। कहीं मजा आइए, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और इस वक्त वैजयंत साहब जुड़ रहे हैं, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। इस पूरी नई पेंशन व्यवस्था पर बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए। स्वागत है आपका। ये बहुत सालों से मांग की जा रही थी कि ओपीएस की तरह जो एनपीएस है उसमें सुधार किया जाए। ये जो नई योजना आई है उसे आप किस तरह से देखते हैं, और उसके बाद फिर मैं डिटेल्स पर आता हूँ सर। अजय जी, देखिए, जैसा कि नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो नई योजना आई है, उसने दोनों बेनिफिट दे दिए हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू नेशनल एनपीएस, इसके दोनों को बेनिफिट को समावेश किया है, इसीलिए इसका नाम यूनिफाइड रखा गया है। इसमें एडवांटेज दोनों हैं। एक, जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद जॉब ज्वाइन की थी, उनको चिंता थी, मुझे एक निश्चित अमाउंट के बारे में अनसर्टेनिटी थी, उस अनसर्टेनिटी को हटा दिया। वो निश्चितता कर दी गई है कि आपको 50% जो लास्ट पे रन है अगले साल लास्ट एवरेज में वो आपको मिलेगी, वो निश्चित हो गई है। फैमिली पेंशन भी पूरी निश्चित कर दी गई है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को भी उसमें लेकर आ गए हैं, इन्फ्लेशन आपको हमारे डीएनए के साथ लिंक कर दिया और साथ हो गया। लेकिन जो एक ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर एक अनिश्चितता रहती थी कि सरकार के बजट में पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उसकी भी व्यवस्था कर दी है कि सरकार हर साल अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसे जमा कराएगी और उसी से ये सारी पेंशन की स्कीम चलेगी। तो इससे फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस भी हो गया और एम्प्लॉइज की जो डिमांड थी वो भी पूरी हो गई और उनकी एक सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा एडवांटेज हो गया है। तो मेरा कहना है कि ये अगर आज स्कीम देखेंगे तो ये अपने आप में समावेश है, दोनों स्कीमों का एडवांटेज दोनों का है।
और सबसे बड़ी अच्छी चीज ये की है कि सरकार ने एक ऑप्शन दे दिया है दोनों में से। अगर अभी भी किसी एम्प्लॉय को लगता है कि एनपीएस अच्छी है तो ही कैन कंटिन्यू एनपीएस। कोई पुराने में जाना और जो नई यूनिफाइड में जाना चाहता है तो उसको ऑप्ट कर सकता है और उसमें भी बेनिफिट नजर आता है। तो मेरे हिसाब से ये विन विन सिचुएशन है दोनों साइडों के लिए, एम्प्लॉइज के लिए भी और सरकार के लिए। लेकिन जैन साहब, इसमें विकल्प क्यों दिया गया? कैबिनेट सेक्रेटरी जो डेजिग्नेट हैं सोमनाथन जी, वो कह रहे हैं कि यूपीएस ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा देगा। कोई ऐसी संभावना है कि एनपीएस बेहतर फ़ायदा दे और इसलिए विकल्प रखा गया? विकल्प क्यों रखा गया? अगर मान लीजिए यूपीएस बेहतर है सभी के लिए तो फिर तो रास्ता खुल जाना चाहिए। देखिए, जिस भी एम्प्लॉय ने अगर जॉब 1 जनवरी 2004 से ज्वाइन कर ली है, उसकी एक एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस होती हैं और उसमें कंडीशन में लिखा गया है कि भाई आपकी ये पेंशन स्कीम होगी जिसे हम एनपीएस कहते हैं, आप 10% देंगे। हम यूनिलेटरली इसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो एम्प्लॉय की कंसेंट चाहिए चेंज करने के लिए। तो पहला जो ऑप्शन देने का कारण है मेनली यह है कि क्योंकि एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप नई स्कीम में जाएं। दूसरा, ये मानना कि नई स्कीम में पुरानी स्कीम में एडवांटेज नहीं आएगा, ये भी थोड़ा शायद गलत होगा। उनका जो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब सोमनाथन जी का जो रिएक्शन था कि 99% लोगों का एडवांटेज आएगा, वो इसलिए आएगा कि जो पिछले 20 साल के अंदर जो निवेश होकर जो रिटर्न आई है वो उतनी नहीं पहुंच पाई जितने की वो अश्योर्ड पेंशन के अंदर आने की स्कीम थी। तो लेकिन भविष्य में ये कहना कि निवेश करके उसकी रिटर्न इतनी नहीं आएगी, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा असंभव होगा। तो उस बात की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अगर किसी को लगता है, क्योंकि पेंशन स्कीम के अंदर भी ऑप्शन होते हैं कि आपका पैसे का निवेश कहाँ हो, रिस्क फैक्टर कितना लेंगे, आप डेट पे रखेंगे या सिक्योरिटीज में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ जगह निवेश करने से आपकी रिटर्न उससे भी बेहतर हो जो आपको अश्योर्ड पेंशन के अंदर से स्कीम से आ रही है। तो मेरा मानना है 2 वजह से किया गया। एक तो वो स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंडिंग थी कि आपने ज्वाइन किया तो हमने आपको स्कीम दी थी, तो आप मुझे फोर्स नई स्कीम में नहीं ला सकते, तो ऑप्शन दे दिया। सेकंड, कुछ लोगों को लगता है कि पुरानी स्कीम जो एनपीएस जिसे है वो अच्छी रहेगी तो दे कैन कंटिन्यू ऑन दैट पार्ट। जैन साहब, लेकिन ये वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2 अलग अलग सेपरेट कॉर्पस बनाए जाएंगे। एक तो एनपीएस जारी रहेगा जो अभी है, 10% का कंट्रीब्यूशन सरकार की ओर से और कर्मचारी की ओर से रहेगा, और दूसरा अलग फंड बनाया जाएगा कॉर्पस जो केवल सरकार का 8.5% का बचा हुआ जो हिस्सा है मूल वेतन और डीए का, उसको रखा जाएगा, और कोई भी शॉर्टफॉल जैसा आप कह रहे हैं कि ये होगा। अब इसमें ये दोनों स्कीम चलती रहेगी, इसका मतलब जो एनपीएस का फ़ायदा है वो मिलता रहेगा और इसमें चॉइस भी मिलेगी। पहले क्या ऑटो चॉइस थी और इस बार इसको खोल दिया गया है जो कर्मचारी हैं उनके लिए? नहीं, देखिए, स्कीम में ऑप्शन का एक बार ऑप्शन दिया गया है, आप या तो एनपीएस में कंटिन्यू कर लीजिए या न्यू पेंशन यूनिफाइड में आ जाइए। यूनिफाइड में आने के बाद आपका जो राइट है वो सिर्फ पेंशन तक सीमित है। आपका जो पेंशन है 50% एवरेज सैलरी लास्ट महीने साल की जो है उसके बेस पे मिलेगा, फैमिली को मिलेगा, और आपका कॉर्पस के ऊपर कोई राइट नहीं है। क्योंकि आपको जो आपने दूसरी बात बताई है ना कि एक सुपरएनुएशन फंड मिलेगा जो 3 दिन हर 6 महीने की जॉब के हिसाब से, यानी 5 साल के सर्विस पे 1 साल की मिलेगी, वो मिल जाएगा, और आपका अदरवाइज कोई राइट नहीं है, पेंशन आपकी मिलती रहेगी, यही आपका राइट मिला रहेगा। जो सरकार ने 2 फंड सेपरेट क्रिएट किए हैं, 10% तो इसलिए क्रिएट किया है कि भाई 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, 10% मैं कंट्रीब्यूट करता हूं। लेकिन सरकार का मानना है कि जो हमने वायदा किया है कि हम आपको 50% पेंशन देंगे और आपको फैमिली पेंशन देंगे, ये 10% की कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट नहीं होगी। तो उसके लिए एक मैंने रिजर्व क्रिएट कर दिया 8.5% पे। जितना रिजर्व यूज हो जाएगा वो यूज हो जाएगा, जो बचेगा वो एम्प्लॉय, ये नहीं कोई एम्प्लॉय कह सकता कि ये मेरा है हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये 8.5% वाला जो फंड है ये सरकार का ही रहेगा। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, किसी स्टेज पे सरप्लस भी हो सकता है, किसी स्टेज पे ये डेफिसिट भी होता है। लेकिन ये सरकार ने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया कि अगर किसी स्टेज पे भी डेफिसिट होता है तो सरकार ही उसकी भरपाई करेगी। क्योंकि आपने अगर सुना हो सोमनाथन जी को, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि 3 साल के बाद हर 3 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, जिसे हम अकाउंटिंग में एक्चुरियल वैल्यूएशन कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एंड लायबिलिटी जो आने की उम्मीद होती है। तो एक्चुअरीज वैल्यूज करते हैं कि भाई आपकी लायबिलिटी जो आपने कमिटमेंट की है एक एम्प्लॉइज को लाइफ लॉन्ग पेंशन देने की और उसकी फैमिली पेंशन देने की वजह से आपकी लायबिलिटी कितनी आती है। तो जो आपने निवेश किया हुआ है 10 + 8.5%, वो क्या सफिशिएंट है। अगर उसमें लगता है कि कमी है
तो सरकार बजट पे करेगी। इसका अजय जी, जी जी। कारण है मुख्य कि जो पहले स्कीम थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, उसमें सरकार के बजट पे कोई प्रोविजन नहीं किया जाता। जी तो जो एम्प्लॉइज 1960 जैन में साहब, 70 में मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इस वक्त संबोधित कर रहे हैं एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक मीटिंग है, उसको आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटका। Global DPI repository, which is a comprehensive resource hub, pooling essential lessons and expertise from G20 members and other participating countries. Its primary aim is to bridge the knowledge gap in the choices and methodologies required for the design, construction, deployment, and governance of DPIs. The final report of India's G20 Task Force on Digital Public Infrastructure was released on July 15 this year, which has, among other things, contributed to accelerate the acceptance of the definition and framework of DPI. This agenda will be taken forward for implementation during the subsequent presidencies of the G20. Let me now turn to India's experience with digital public infrastructure. India's DPI journey is a unique model wherein the basic technical infrastructure, that is the technological infrastructure, is built, operated and managed in the public sector, while the private sector accesses the DPI to create innovative customer-facing services and products. The advantage of developing DPI in the public sector is that typically the private sector would be averse to capital investment to create infrastructure with uncertain returns. Privately created infrastructure may not also be amenable to democratized access or interoperability. The unique approach of India is therefore conducive for designing services and products which are competitive in the open market. In the area of finance, systems that facilitate digital payments, digital money, digital identity, and digital processes are the key components of DPI. India has carefully crafted its DPI strategy by focusing on three critical dimensions: digital identity, bank accounts, and processing infrastructure. Aadhaar, which is India's biometric identity system, provides a single and portable proof of identity. Around 1.4 billion Aadhaar numbers have been generated for the residents of India, which is near universal for the entire Indian population. Similarly, access to banking systems for the unbanked segments has been enabled through what we call the Jan Dhan accounts, that is basic, which is broadly equivalent to basic savings bank deposit accounts. Under the Jan Dhan scheme, more than 500 million bank accounts have been opened for beneficiaries. With regard to processing infrastructure, basic connectivity has been ensured through availability of affordable mobile phones and internet. The number of mobile-based internet users in India currently stands at around 0.9 billion, that is as of May 2024, with mobile teledensity at 83%. Even in rural areas, the mobile teledensity is around 60%. The trinity of Jan Dhan accounts, Aadhaar and mobile phones, popularly known as the JAM Trinity, has provided the base DPI infrastructure which is being leveraged for multiple value-added services. Of 67% of the beneficiaries under the JAM Trinity initiative, the 65% of the beneficiaries under the JAM Trinity initiative are essentially from rural areas, and over 55% of them are women. This clearly demonstrates the role of DPI in promoting inclusion. Another example of DPI in India is the Account Aggregator Framework, a regulatory initiative of the Reserve Bank of India. This framework facilitates consent-based sharing and aggregation of financial information of customers among eligible financial system participants in a secure, transparent, and
efficient manner. It enables MSMEs in particular to access cash flow based financing from lenders with minimal documentation. The Reserve Bank over the years has facilitated the development of robust systems in the country for both retail and wholesale payments by supporting the creation of digital infrastructure like the Infinet banking network, the SFMS messaging system, RTGS and NEFT payment systems. आप देख रहे थे सीधा प्रसारण बेंगलोर से। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। स्पष्ट तौर पर जो भारत ने एक नया मॉडल दिया है पूरी दुनिया को, एक सरकार के द्वारा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उसके बाद सभी प्राइवेट प्लेयर्स और नागरिक उसका इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया से लेकर के इसको ट्रैक्शन मिल रहे हैं। G20 में जो FMCBG की मीटिंग थी उसमें एक बड़ा ट्रैक्शन इसको लेकर के लिया और पूरी दुनिया के तमाम देश भारत के DPI में जो रुचि दिखा रहे हैं उसका कैसे आधार तैयार किया गया। आधार मोबाइल बैंक को जोड़ते हुए, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को जोड़ते हुए डिजिटल पेमेंट में आज जो भारत की हिस्सेदारी है करीब 48% पूरे वर्ल्ड का डिजिटल पेमेंट जो भारत में होता है वो उसी आधार पर चलता है। इसी बात को रेखांकित करते हुए पूरी दुनिया के सामने आरबीआई गवर्नर। फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।